स्वागत है विद्यार्थियों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में। नेपोलियन बोनापार्ट था कौन और एक चर्चित नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की शुरुआत कहाँ से होती है और उसके साम्राज्य की, तो इसमें हमने इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको लिखा है हमने। एक बार इसको आप देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य है जो इसमें हम नहीं लिख पाए हैं वो आपको चर्चा कर रहे हैं और लिखे हुए तथ्य को हम परिभाषित कर रहे हैं, आपको विश्लेषित करके बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। आपसे क्वेश्चन यही पहला पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट था कौन, तो उत्तर में आपको बताना है नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांस का योद्धा था। इतना क्लियर करके रखिएगा कि फ्रांस का योद्धा था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इसकी हमने बायोपिक यहाँ पे इधर किया। इसके ढेर सारे वक्तव्य थे कि ढेर सारे सेने पे झुंड बनाने में के बावजूद यदि उसका सेनापति कमजोर है, भेड़िया है, तो वो सेना कभी जीत नहीं सकती। तो ढेर सारे भेड़ियों की सेना बनाइए और सेनापति शेर बनाइए, तब वो सेना जो है मजबूत रहेगी। इसके वक्तव्य देखिए, ढेर सारे वक्तव्यों में हमें एक अच्छा लगा और हमने इसमें लिखा है। अब मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आज्ञा देने का स्वाद चख लिया है, जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता। ये नेपोलियन बोनापार्ट के वक्तव्य थे। अब देखते हैं इसकी फैमिली बैकग्राउंड के विषय में जान लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में, आपके पहले ही हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में, उसी यूरोप महाद्वीप का एक देश है फ्रांस। उसी फ्रांस में आते हैं नेपोलियन, और नेपोलियन पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को हटाकर वहां पे खुद की शासन सत्ता यानी कि राजतंत्र स्थापित करते हैं। ढेर सारा सुधार भी करते हैं और बहुत सारे मुल्कों को, पड़ोसी देशों को जीतते हैं। चलिए इनके माता पिता की बात देते हैं। इनका जन्म 15 अगस्त, यहाँ पे 15 अगस्त लिखा है और संयोग से 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। बहुत अच्छी बात है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। आपको एक जनरल नॉलेज में भी वैसे भी जानना है 15 अगस्त को कौन कौन से देश स्वतंत्र हुए हैं। इंडिया, आपका भारत के बाद दूसरा बात करेंगे 1947 में भारत आजाद होता है और उसके ठीक एक साल पहले 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया जो है वो वही द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद ही आजाद होता है 15 अगस्त 1945 को जापान से। उसके बाद 1960 में कांगो जो है वो अच्छी बात है कि फ्रांस से ही आजाद होता है। उसके बाद 1971 में बहरीन। तो दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन और भारत ये सब 15 अगस्त को ही आजाद होते हैं। इनका ईयर अलग अलग है, तो वो ईयर आपके लेवल का भी नहीं है। इतना जानिए कि दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन और भारत ब्रिटेन से आजाद होता है और बहरीन ब्रिटेन से आजाद होता है। बाकी अन्य जो है दक्षिण कोरिया वो जापान से और फ्रांस से आजाद होता है आपका कांगो, तो वो अलग है। तो यहाँ पे देख लेते 15 अगस्त आया था इसलिए हमने, तो 15 अगस्त में इसरो की स्थापना भी भारत में हुई है, जो भारत के लिए आंतरिक विज्ञान संबंधी को एक कार्य करता है। तो वो छोड़िए 15 अगस्त 1969, यहाँ पे आप लीजिएगा 1769 है ये। 15 अगस्त 1769 को ये जन्म होता है। ठीक 2 साल बाद 1969 को भारत में इसरो की स्थापना होती है। अजेंसियो फ्रांस का एक शहर है जो कोर्सिका द्वीप पर बसा है। द्वीप क्या होता है? समुद्र के उभरे हुए भाग जो है वो द्वीप है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में भारत का, वैसे समुद्र के बीच में है। तो वो कोर्सिका द्वीप में अजेंसियो नामक शहर है फ्रांस का, वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। इसके पिता कौन थे? कार्लो बोनापार्ट। इतना याद रखिएगा टाइटल, कार्लो बोनापार्ट इसके पिता थे। कुल 13 संतानें थी, जिसमें 3 भाई और 4 बहन जीवित बचते हैं। माता का नाम इनके मारिया था और ये अपने पिता या माता पिता की 13वीं संतान थी। बाकी और ढेर सारी संतानें एक्सपायर कर गई और जो जीवित बचे उसमें 4 बहनें और 3 भाई, 7 बचे थे। तो इसमें चलिए देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। इनके माता पिता हो गए, परिचय हो गया, जन्मस्थान हो गया। अब इनकी पत्नी के विषय में, जोसेफाइन से इनका विवाह 1796 में होता है। 1796 में 96 में जोसेफाइन नामक लेडी से इनका विवाह होता है। इनके कोई संतान नहीं होती, तो इन्होंने अपना दूसरा विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो रहती है मैरी लुइस से इनका
दूसरा विवाह होता है तब इनके संतान होती है, तो इनका एक वैवाहिक जीवन रहा। अब इनके करियर की बात करें तो इनकी शिक्षा जो होती है वो सैन्य अकादमी होती है। इनके पिता भी सम्राट घराने से थे, तो इनकी शिक्षा भी सैनिक परिवेश में होती है और एक सैन्य क्षेत्र में निकलते हैं। सैन्य अकादमी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुशल सैनिक बनते हैं और पद पे जब आते हैं तो 1998 में, सॉरी यहाँ पे हमने टाइटल आपको 1700 ही टाइटल है इनकी जन्म बर्थ के लेकर। 1798 में 35,000 सैनिकों को लेकर निकलते हैं, कुछ क्षेत्रों को जीतते हैं। माल्टा, पिरामिड, मालिक, सिकंदरिया, नील नदी के क्षेत्र को जीतते हैं और इन्होंने अपने वसीयत भी लिखी है। यहाँ पे नील नदी का नाम आया तो याद भी आ गया। इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि मैं नील नदी के किनारे तट पर जो है दफनाया जाऊं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। अपनी वसीयत में लिखे हैं नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे देखते हैं 15 दिसंबर ये डेट आती है। फ्रांस की जनता ने इनका जो प्रभुत्व था इतना अच्छा था, एक राष्ट्रतंत्र स्थापित किए, लोगों को जबरदस्ती मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने जो सामंतवादी प्रथा थी उसको खत्म किया। और फ्रांस की सबसे ज्यादा समस्या थी कि वो जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म के जो चर्च थे, पादरी को था, इनका इतना प्रभुत्व था समाज पर कि जो ये कह देते थे और ये धन एकत्रित करके अपने पास रखे हुए थे, इकट्ठा हुए थे। उन्होंने पादरियों की जो शक्ति है, चर्च की जो शक्ति है, चर्च के जो क्षेत्र थे उसको अपने कब्जे में लेकर जो है उसको आम जनता में वितरित करा दिया। तो ये एक चर्च के प्रभाव को उन्होंने कम कर दिया। तो जनता से अपना सम्राट घोषित किया। जनता ने इनको 15 दिसंबर को, ये 15 दिसंबर 99 की टाइम है, 1799। और 1804 में फ्रांस की सीनेट मतलब होता है संसद, एक प्रस्ताव आती है और वहां के राजा बन जाते हैं और नेपोलियन कोड बिल यानी कि इनका कानून, नेपोलियन का जो कानून है वो लागू होता है। नेपोलियन कानून लागू होता है और जो सामंती प्रथा में जो बड़े तबके के लोग थे जिनका प्रभाव था, सबको ये अपने समूह से नीचे रखने लगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1815 में मित्र राष्ट्र, और ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ तभी मित्र राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तभी। मित्र और धुरी की बात कर लेते हैं। तो मित्र प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आपके लिए पोस्ट है। मित्र राष्ट्र वो है जो ब्रिटेन के गुट में थे और धुरी राष्ट्र वो थे कि जो इटली जर्मनी के ग्रुप में थे, तो वो अलग है। तो बाद में जब आएंगे इसी में जो है द्वितीय विश्व के दौरान जो हिटलर वगैरह आते हैं तो उसमें जो उनका, यहाँ पे देखेंगे 1815 में मित्र राष्ट्रों की मिली जुली सेना ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय कब हुई या वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो 1815 में हुआ। ये बहुत मोस्ट है, नीचे सेकंड लाइन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय होती है। तो ये आपके लिए मोस्ट है युद्ध में। यहाँ पे हमने लिखा है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की मतलब मित्र राष्ट्र वही होंगे जो ब्रिटेन से संबंधित उससे सहयोगी है, वही मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और धुरी राष्ट्र इटली जर्मनी, तो वो सब है। तो 15 में युद्ध होता है और इसको बंदी बना लेते हैं मित्र राष्ट्र, यानी कि ब्रिटेन इससे यूके से हारता है और बंदी बना लिया जाता है। सेंट हेलेना द्वीप अभी हमने आपसे चर्चा किया क्या है। सेंट हेलेना द्वीप पे अंग्रेजों का अधिकार था, उन पे उनकी एक जेल थी जहां पे इन्होंने इसको भेज दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो 6 साल बाद 1821 में 6 साल बाद 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो कई कारणों से उसमें बाद में बताते हैं कि नेपोलियन की मृत्यु किस कारण हुई। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको जहर देके कच्चे मारा गया। 2001 में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने नेपोलियन के बाल से एक सर्वे किया और बताया कि उसके अंदर जो है आर्सेनिक नामक जहर था जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो ये तो काफी बाद का है और ये है नेपोलियन का पूरा स्ट्रक्चर, और इसमें नेपोलियन से जो भी रिलेटेड तथ्य थे उस पर हमने चर्चा किया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीचे से एक पहली लाइन, दूसरी लाइन, इसके पिता का नाम, माता का नाम और वाटरलू का युद्ध मान लीजिए। तो ये इसके लिए मोस्ट है। इसकी वसीयत में लिखा था कि मुझे नील नदी के तट पर दफनाया जाए। तो ये नेपोलियन संबंधित एक हिस्ट्रिकल रहा, आपके टॉपिक में भी है और बहुत ही मोस्ट है नेपोलियन के विषय में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, तो हमने चर्चा किया। इंग्लैंड और आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस के बीच या नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच या मित्र राष्ट्रों के बीच या नेपोलियन के बीच। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नियमित रूप से आप ये नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में इसको एंटर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड बातें आपकी परीक्षा के लिहाज से मोस्ट है। थैंक यू।